एवरीवन। आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नेम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। हम ये देखेंगे कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में क्यों आई, कब आई और कैसे क्या क्या उन्होंने काम किया भारत में आके और कब गई और किस वजह से गई। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जो ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आई उनका मेन मोटिव क्या था, क्या मोटिव लेके वो भारत में आई थी। उसके पीछे का जो रीजन था वो था मसाला व्यापार। हम सबको पता है कि जो इंडिया है वो मसाला व्यापार के लिए बहुत फेमस है, आज से ही नहीं लाखों करोड़ों साल पहले से ही। सबसे पहला जो यूरोपी था जो कि पुर्तगाल का एक ट्रैवलर था जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो 1498 में फर्स्ट टाइम इंडिया आया था। सोचने वाली ये बात है, क्या 1498 से पहले क्या कोई भी मसाला व्यापार इंडिया के साथ नहीं हुआ करता था? क्या 1498 के बाद ही मसाला व्यापार इंडिया के संग होना स्टार्ट हुआ था? ऐसा नहीं है, उससे पहले भी यूरोपियों के संग भारत का मसाला व्यापार हुआ करता था। लेकिन 1498 के बाद जो ये मसाला व्यापार हुआ करता था वो समुद्री मार्ग के द्वारा हुआ करता था, और इससे पहले जितना भी मसाला व्यापार हुआ करता था वो स्थल मार्ग के द्वारा हुआ करता था। इसमें हुआ क्या करता था कि भारत से जो भी मसाले हुआ करते थे वो अरब देशों में जाया करते थे, ठीक है, और फिर वहां से वो अदर देशों में ट्रांसफर हुआ करते थे जो कि यूरोप के देश हुआ करते थे। बट हुआ क्या कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कस्तुंतनिया पे अपना कब्जा कर लिया, उस पर अधिकार जमा लिया, और उस्मानिया सल्तनत ने जो ये स्थल मार्ग द्वारा मसाला व्यापार होता था भारत का अदर कंट्री के संग, उसको बंद कर दिया। उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो अब सारे यूरोपीय जो थे उनके दिमाग में ये आने लगा कि हम क्या करें कि हम इंडिया के संग अपना मसाला व्यापार दोबारा स्टार्ट कर सके। तो क्या हुआ कि नए नए समुद्री मार्गों की खोज होने लगी, और उसी टाइम यूरोप में पुनर्जागरण का काल भी था। और पुनर्जागरण में क्या हुआ? नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ। जैसे कि किन किन यंत्रों का आविष्कार हुआ? जैसे कि जहाजों का निर्माण हुआ, बहुत बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे जिसके द्वारा बहुत लंबा लंबा ट्रेवल किया जा सकता था। उसके अलावा दिशा सूचक यंत्रों का विकास हुआ, मानचित्रावलियों का विकास हुआ, और इन सब चीजों का क्या रिजल्ट निकला कि नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई। क्या हुआ? नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई, और इन समुद्री मार्गों की खोज द्वारा अलग अलग कंट्रीज के लिए, अलग अलग कॉन्टिनेंट के लिए समुद्री मार्गों की खोज की जाने लगी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन से समुद्री मार्ग की खोज किसने की और कब करी। तो 1492 में अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने की थी, और कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, और वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। 1500 ईस्वी में अफ्रीका की खोज कैब्रेल ने की थी, और ये जो कैब्रेल था वो भी पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी, और जेम्स कुक ब्रिटेन का रहने वाला था। न्यूजीलैंड की खोज तस्मानिया ने की थी, और तस्मानिया हॉलैंड का रहने वाले का था। कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का रहने वाला था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये यूरोपीय कंपनियां थी वो किस क्रम में भारत आई थी। तो अब हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, किस किस ऑर्डर में यूरोपीय कंपनियां इंडिया में आई हैं। तो जो फर्स्ट यूरोपीय कंपनी थी जो इंडिया में आई थी उसका नाम था पुर्तगाली। ये 1498 में आई थी और 1961 में इंडिया से वापस गई थी। जो सेकंड कंपनी है वो है डच। ये 1605 ईस्वी में इंडिया में आई थी, उसके बाद 1759 ईस्वी में इंडिया से गई है। थर्ड नंबर पे आई है अंग्रेज। 1608 ईस्वी में ये इंडिया में आए हैं, और 1947 ईस्वी में ये इंडिया से गए थे। नेक्स्ट है डेनिस। डेनिस 1620 ईस्वी में इंडिया में आए थे, और 1745 ईस्वी में इंडिया से गए हैं। तो जो लास्ट कंपनी है जो इंडिया में आई है यूरोपीय कंपनी, वो है फ्रांसिस। ये 1668 ईस्वी में इंडिया में आए थे, और 1950 ईस्वी में ये इंडिया से चले गए हैं। तो अब हम सबसे पहले पुर्तगालियों को देखेंगे कि कौन सा सबसे पहला पुर्तगाली था जो इंडिया में आया और किस तरीके से इन्होंने
अपनी कंपनी स्टैब्लिश की इंडिया में, और बाद में धीरे धीरे किस तरीके से ये हमारे इंडिया के राज्यों को, साम्राज्यों को जीतने लगे थे। तो फर्स्ट यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई थी वो है पुर्तगाली, जो 1498 में सबसे पहले इंडिया में आई थी और 1961 में सबसे एंड में इंडिया से गई थी। ये गोवा को खाली करके 1961 में ऐसे यूरोपीय बने जो इंडिया में सबसे लास्ट में गए थे। तो इसी वजह से ये फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पुर्तगाली थे, उनके जो ट्रैवलर्स थे वहाँ के, उनको किसने प्रमोट किया कि आप जाओ और इंडिया के नवीन नवीन समुद्री मार्गों की खोज करो। तो उस टाइम पे पुर्तगाली राजकुमार थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। इनका वैसे रियल नेम तो हेनरी ही है, लेकिन उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए नाविकों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया और उस फील्ड में काफी ज्यादा वर्क किया, इसीलिए इन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है। तो हेनरी द नेविगेटर ने 2 ट्राई किए। पहला ट्राई इन्होंने 1489 में किया था, जिसमें इन्होंने बार्थोलोम्पो डियास को भेजा था कि जाओ और तुम इंडिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज करके आओ। लेकिन बार्थोलोम्पो डियास केप ऑफ गुड होप से वापस आ गए, मतलब केप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, वहां से ये वापस आ गए। और उन्होंने जब सेकंड अटेम्प्ट किया हेनरी द नेविगेटर ने, उसमें उन्होंने वास्को डी गामा को भेजा और ये सेकंड अटेम्प्ट में सफल भी हो गए। तो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इंडिया पहुंचा। कब पहुंचा? 20 में 1498 को। और ये कालीकट पे पहुंचा था। कालीकट कहाँ है? केरल में है। और वहां के जो शासक थे, कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का वेलकम किया। और उस टाइम पे समुद्री मार्ग की अब खोज हो चुकी थी, वास्को डी गामा ने खोज कर ली थी, लेकिन जमोरिन ने तो उनका वेलकम किया। लेकिन वहां पे जो स्थल मार्ग के द्वारा जो व्यापार कर रहे थे, जो अरब के व्यापारी थे, उन्होंने इसका काफी ज्यादा विरोध किया कि वास्को डी गामा को वेलकम मत करो। अब क्या होगा? क्यों किया ऐसा? आप सोचिए। क्योंकि जो अरब थे, अरब के जो लोग थे, वो स्थल मार्ग द्वारा व्यापार कर रहे थे मसालों का। एक तरीके से उनकी ट्रेड मोनोपोली थी, जितनी मर्जी में चाहे वो इंडिया से मसाले खरीदते और यूरोप में जितनी मर्जी पे चाहे उसे बेचते थे। अब जब वास्को डी गामा ने वहां पे समुद्री मार्ग की खोज कर दी, तो उनको इस बात का डर लग रहा था कि जो हम लोग जो ट्रेड मोनोपोली चला रहे हैं, अब उसका क्या होगा। तो अरब के जो व्यापारी थे, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन फिर भी जमोरिन ने वास्को डी गामा को वेलकम किया था। तो अब हम वास्को डी गामा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सो हमें पता है कि प्रथम यूरोपीय जो भारत में आया था उसका नाम है वास्को डी गामा, जो कि 20 में 1498 को कालीकट में पहुंचा था, जहाँ पे उसका स्वागत वहां के शासक जमोरिन ने किया था। जबकि अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी उसने वास्को डी गामा को वेलकम किया। तो वास्को डी गामा जिस जहाज से भारत आया था उसका नाम था साओ ग्रेवियार। वास्को डी गामा की एक गुजराती ट्रेवलर ने हेल्प की थी इंडिया पहुंचने में। ये गुजराती ट्रेवलर वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप में मिला था, जिसका नाम है अहमद इब्न मजीदी। जब वास्को डी गामा पहली बार इंडिया आया था, उसके बाद वो वहां से काली मिर्चें ले गया था। जब उसने उन काली मिर्चों को यूरोप में बेचा तो उसे 60 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों यूरोपीय भारत में आके मसाला व्यापार करना चाहते थे। वो भारत से मसालों को सस्ते रेट में खरीद के यूरोप में बहुत महंगे रेट पे बेचा करते थे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। पहली बार वो 1498 में आया था, उसके बाद 1502 ईस्वी में आया और लास्ट टाइम वो 24 दिसंबर 1524 को भारत आया था। यही भारत में उसकी कोचीन में डेथ हो गई थी। तो ये वास्को डी गामा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें लर्न रखने चाहिए। अब हम देखते हैं पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हो गई थी। जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब पुर्तगाल का जो प्रिंस था उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर, और जो पुर्तगाल के रूलर थे उनका नाम था मैनुअल प्रथम। इंडिया में उसी टाइम पे दिल्ली में लोधी वंश चल रहा था, जिसके शासक थे सिकंदर लोधी। और एक और साम्राज्य था जो उस टाइम पे काफी चर्चित था, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। उनके शासक थे नरसिंह राव सेकंड। और जो पुर्तगाली थे उन्होंने इंडिया में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री
1503 ईस्वी में कोचीन में लगाई थी और सेकंड फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में लगाई थी। और ये दोनों ही फैक्ट्री मालाबार तट पे थी। मालाबार तट हमें पता है केरल के में जितने भी तटीय एरिया है उन्हें हम मालाबार तट कहते हैं। बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री मतलब पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी जो प्रथम फैक्ट्री थी वो हुगली में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? हुगली में लगाई थी। अब हम कुछ मेन पुर्तगाली गवर्नर्स को देखते हैं। सो जो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर थे जो इंडिया में आए थे उनका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। ये 1505 ईस्वी में इंडिया में आए थे और इन्होंने नीले जल या शांत जल की नीति को अपनाया था। ये एक तरीके की सी ट्रेड पे मोनोपोली थी। 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ था जिसमें एक साइड में अल्मीड़ा थे मींस फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा और दूसरी साइड पे एक संयुक्त सेना थी जिसमें मिस्र, तुर्की और गुजरात के शासक सम्मिलित थे। इस युद्ध में मींस चोल के युद्ध में इस संयुक्त सेना की विजय हुई थी और अल्मीड़ा को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अल्फांसो दी अबूकर 1509 ईस्वी में भारत में आए थे। और अगर हम कहें कि फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था इंडिया में, तो अल्फांसो दी अबूकर। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत के उसे अपने पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लिया था और इन्होंने गोवा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता था। उसके बाद 1511 ईस्वी में इन्होंने मलक्का पे विजय प्राप्त कर ली थी जो कि मलेशिया में था। 1515 ईस्वी में इन्होंने होमूज पे विजय प्राप्त कर ली थी जो कि ईरान में था। इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा इन्होंने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति को अपनाया था। इसका क्या मोटिव था? इसका ये मोटिव था कि ये चाहते थे कि जो पुर्तगाली हैं उनकी संख्या भारत में तेजी से ग्रो हो। तो जब वो हिंदू महिलाओं से विवाह करेंगे उसके बाद उनकी संतानें होंगी तो ऑटोमेटिकली जो पुर्तगाली शक्ति है उसका विकास होता रहेगा, उनकी जो भी जनसंख्या है उसमें भी डेवलपमेंट होता रहेगा। उसके अलावा इन्होंने मतलब कि अल्फांसो दी अबूकर ने सती प्रथा पे रोक लगाने का प्रयास किया था लेकिन उस टाइम पे ये सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पुर्तगाली गवर्नर है उनका नाम है नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाने वाले अल्फांसो दी अबूकर थे लेकिन गोवा को राजधानी किसने बनाया अपनी मतलब पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? वो थे नीनो दी कुन्हा। इन्होंने बसीन, दमन व दीप पर भी अधिकार किया और हुगली व सेंट थोमे में पुर्तगाली बस्तियों को बसाया। नीनो दी कुन्हा की गुजराती रूलर बहादुर शाह से हाथापाई करते हुए बहादुर शाह क्या हुआ? समुद्र में गिर गए जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ पुर्तगाली कंपनी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जो कि ऐसे हैं। पुर्तगालियों ने बंगाल खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट करने का अड्डा बनाया था और वो यहाँ से भारी मात्रा में समुद्री लूटपाट करते थे। इस वजह से 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया था। सर्वप्रथम कालीकट व गुजरात में जहाज निर्माण का कार्य पुर्तगालियों ने ही स्टार्ट करवाया था। इससे पहले भारत में बहुत बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो नहीं बना करते थे। सबसे पहले आके पुर्तगालियों ने ही ये काम शुरू करवाया था। 1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली पुर्तगालियों ने जो कि गोवा में थी। पुर्तगाली भारत में कुछ फसलें भी लेके आए थे जिनका नाम है तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, अनानास, आलू, अल्फांसो आम, मक्का और टमाटर। अगर आपको इतनी सारी फसलों के नाम याद ना रहे तो आप टमाटर, लाल मिर्च और तंबाकू का नाम जरूर याद रखिएगा और स्पेशली तंबाकू का नाम तो 100% याद रखिएगा कि तंबाकू इंडिया में कौन लेके आया था, तो वो थे पुर्तगाली, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। उसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम चर्च ओपन किया था जिसका नाम था सेंट थॉमस। ये केरला में है और ये कौन सी स्थापत्य कला पर आधारित है? ये गोथिक स्थापत्य कला पर आधारित था। सेंट थॉमस के जो प्रथम पादरी थे उनका नाम था फ्रांसिस्को जोब्रे। पुर्तगालियों ने एक तरीके का टैक्स लगाया था जिसका नाम था कार्तेन टैक्स। अब ये कार्तेन टैक्स किससे रिलेटेड था, क्यों वसूला जाता था? हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के पश्चात
पुर्तगालियों ने वहां पे जितने भी जहाज जाते आते थे उन पे इस तरह का ये टैक्स लगाते थे, जिसका नाम था कार्टेन टैक्स। क्योंकि आपने देखा था कि जो पहले ही गवर्नर जनरल थे जो इंडिया में आए थे, जिनका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, उन्होंने नीले जल की नीति अपनाई थी। नीले जल की नीति में क्या था, वो ट्रेड मोनोपोली कर रहे थे, सी में जितना भी ट्रेड हो रहा था उसमें मोनोपोली कर रहे थे, तो उसी पे ये टैक्स लगाते थे, कार्टेन टैक्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पुर्तगाली से रिलेटेड है, हमें पता होने चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के टाइम पुर्तगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था बोस्सा। क्या नाम था, बोस्सा, मतलब कि 1947 में बोस्सा थे। उसके बाद जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया में पुर्तगाली, उनका नाम था मैनुअल एंटोनियो। क्योंकि हमें पता है कि 1961 में ही पुर्तगाली इंडिया से वापस गए थे, सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। और इन्होंने क्या किया था कि ऑपरेशन विजय के तहत जितने भी पुर्तगाली साम्राज्य थे, जो कि इनका नाम था गोवा, दमन, दीव, इसका भारत में विलय कर लिया था। उसके बाद गोवा मुक्ति आंदोलन, इस गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसका अंत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 19 दिसंबर 1961 में गोवा को छोड़ के पुर्तगाली वापस अपने यूरोप में गए थे। इसी वजह से 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है, वहां पे सेलिब्रेट भी किया जाता है। सेकेंड यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई थी उसका नाम था डच, जो कि 1605 ईसी में इंडिया में आई थी और 1759 ईसी में इंडिया से चली गई थी। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, लेकिन जो नीदरलैंड के निवासी थे या फिर हम कह सके हॉलैंड के जो उस टाइम के निवासी थे, उन्होंने 2019 में जो हॉलैंड नाम था उसको त्याग दिया। अब वो केवल और केवल नीदरलैंड के निवासी के नाम से जाने जाते हैं। 1596 ईस्वी में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन प्रथम डच नागरिक था जो कि इंडिया में आया था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि 1605 ईस्वी में भारत में आ गई थी व्यापार करने के लिए। इसने अपना प्रथम कारखाना मूसलीपट्टनम में खोला था। मूसलीपट्टनम को हम मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मछलीपट्टनम लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब यही है कि वो मूसलीपट्टनम है। और ये जो प्रथम कारखाना था इन्होंने 1605 ईस्वी में खोला था। और जो डच थे उन्होंने इंडिया में मसाला व्यापार को अपनी प्रथम एम नहीं बनाया था, उन्होंने वस्त्र व्यापार को मुख्यता दी थी। औद्योगिक वेतन जो था वो स्वर्ण सिक्कों के रूप में देते थे, इन्हें पैगोडा कहा करते थे। क्या कहते थे, पैगोडा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जो अपने कर्मचारियों को वेतन पैगोडा के रूप में दिया करती थी, तो वो कौन सी थी, डच थी। और पैगोडा है क्या, वो है स्वर्ण के सिक्के। अब डचों के पतन का कारण क्या था कि डच 1759 ईस्वी में इंडिया से चले क्यों गए, तो उसका कारण था कि 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और डच के बीच में हुआ था। जिसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों की तो विजय हो गई, लेकिन डच उसमें हार गए और उनका बुरी तरीके से पतन हो गया, जिस वजह से उन्हें इंडिया को छोड़ के वापस अपने यूरोप मतलब कि अपने डच में जाना पड़ा। आई होप आपको पुर्तगाली और डच अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद 3 और यूरोपीय कंपनी बची हैं, जो कि हैं ब्रिटिश, डेनिश एंड फ्रांसीसी। ये जो 3 बची हुई यूरोपीय कंपनी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।